बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज अहम खबरें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, उन खबरों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन तफसील से ये मेरा वीलॉग, इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने इसे पूरा सुनना है। PSL के मैचेस में आज फ़लस्तीन के झंडे को जिस तरह पंजाब पुलिस लहराने नहीं दे रही, IMF की शराइत में क्या ये भी शामिल है? स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ तहरीक इंसाफ की करारदाद मुस्तरद की। और याद रखें, यह करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने दुनिया के सामने पेश की और 15 मार्च इस्लामोफोबिया बना। इस खबर को ज़रूर पोस्ट करें, ये सियासी मामला नहीं है। कौमी असम्बली में आज एक बिल पास किया गया जिसमें पहली शिक फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले, लेकिन उसके नीचे जो 7 शिकें थी वो किसी ने नहीं बताई। वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ तहरीक इंसाफ ने क्यों इनकार किया। नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात, IMF के जो इक़्तिसादी इस्लाहात का मामला है उस पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना के पहले बयान पर IMF ने रगड़ के रख दिया, जो आलामिया दिया वो पसंद नहीं आया। IMF से मुतल्लिक जो सूबों के मुतल्लिक जो NFC अवार्ड है, बड़ा अहम मामला है, हिस्सा कम करने की आइनी तरमीम, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है। वो क्या करेंगे, एक नया ड्रामा शुरू होगा। और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलते ही तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो जाएगी, तहरीक इंसाफ में जम हो जाएगी, सिर्फ तहरीक इंसाफ रह जाएगी। और आज वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपके ज़हनों में जो लीडरशिप के बारे में इस वक्त बहुत से सवालात हैं, उनका जो सियासी किरदार है उस पर मैं बड़ी डिटेल से खुल के बात करूंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने गौर से सुनना और समझना है। और 2 वाक़यात तारीख से जो मौजूदा हालात में सियासी शोबदाबाजी की जा रही है, उसका क्या नतीजा निकलता है, जो लोग गद्दारी करते हैं उनका क्या अंजाम होता है, अवाम के लीडर की जीत किस तरह होती है, ये सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बांग्लादेश, जो इस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, जहाँ शेख मुजीब वाज़े अक्सरियत से आज के हालात में, बिल्कुल आज के हालात में 100% एक जैसे जीत गया, उसके साथ जो गड़बड़ हुई, जो आज गड़बड़ हो रही है, वो रखते हुए ज़रा गौर से समझे। जिस तरह 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अवाम ने तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दी, मैंडेट दिया, खान जीत गया। मखसूस नशिस्तें इन्होंने छीनने का मरहला, इंतखाबी निशान छीनने का मरहला हो, उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाने का मामला हो, तहरीक इंसाफ को तोड़ने का, बिल्कुल 100% वही मामला मशरकी पाकिस्तान में बांग्लादेश जो आज है 1970 के इलेक्शन में हुआ। ज़रा गौर से सुने, सारा आपको जाना पहचाना लगेगा। शेख मुजीब की पार्टी 1970 में, ज़हन में रखें, अवामी लीग की जमात, जिस तरह आज तहरीक इंसाफ इमरान खान, और 210 नशिस्तें जिस तरह इमरान खान आज जीत गया कौमी असम्बली में, इसी तरह अवामी लीग 313 के ऐवान में 187 नशिस्तें जीत गई। अब ज़रा गौर से सुने, अवामी लीग की जीत को जनरल यहया खान ने तस्लीम नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तस्लीम नहीं कर रहे। 6 महीने के बाद जून 1971 में यहया खान ने खिताब किया, उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और उसने वाज़े तौर पर वही कहा। 9 मई की जगह उस वक्त बस साजिशों के नाम मुख्तलिफ थे, अगरतला साजिश थी, मुख्तलिफ बहुत से नाम थे जो शेख मुजीब के खिलाफ थी। अब जो शेख जनरल जया ने कहा कि जो मुंतखब अरकान हैं हम इनकी छांटी करेंगे, शरपसंद वतन दुश्मन एक तरफ, मुहिब वतन एक तरफ करेंगे, और जो खाली नशिस्तें होंगी जो हम इनसे छीनेंगे अवामी लीग से, उन पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करेंगे। और वही किया। 71 में अवामी लीग के 83 मुंतखब अरकान को शरपसंद करार दिया, 373 के ऐवान में 167 रह गए। उसके बाद इन्होंने जैसा तहरीक इंसाफ की 93 नशिस्तें आपको पता है जीते, और उसे अब 20 नशिस्तें छीनी जा रही है, बिल्कुल उसी तरह मखसूस नशिस्तें छीनी गई। मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में उस वक्त शेख मुजीब की जमात ने 288 में से 192 अरकान को नाअहल करार दिया, बिल्कुल उसी तरह आज अली मीन गंडापुर को 2 नोटिस भेज चुके हैं। KP की 7 से 8 नशिस्तों पर दोबारा गिनती हो रही है, राना सनाउल्लाह के दामाद को जितवाया जा रहा है, सारे मामला। अब जिस तरह मखसूस नशिस्तें छीन के इन्होंने फजल रहमान अवामी नेशनल पार्टी परवेज़ खटक में बांटी, इसी तरह बिल्कुल इन्होंने मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में किया, और आइनी तरमीम की, बाकायदा तौर पर ज़िमनी इंतखाबात कराने के लिए पूरे पाकिस्तान का कानून बदल कर तरमीम करके, जिस तरह आज नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQ में PTI की नशिस्तें छीन कर बांट रहे हैं, उसी तरह उन्होंने इस वक्त ये नशिस्तें छीन कर पीपल्स पार्टी को दे दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दी, उसकी जमात थी उस वक्त। एक नया फार्मूला बनाया जो जनरल राव फरमान अली साहब थे उस वक्त, उन्होंने निकाला, और बड़ा अजीबोगरीब फार्मूला कि मुखालिफ उम्मीदवार को हर सूरत में दस्तबरदार करवाना है, यानी बिला मुकाबला जितवाना है। अवामी लीग के उम्मीदवार पहले कागजात मुस्तरद, फिर अगवा, फिर दस्तबरदार, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ आपने देखा होता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्शन छोड़े उन्होंने। इसी तरह 183 में से 63 नशिस्तें बिला मुकाबला जितवा के पीपल्स पार्टी के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर, मुस्लिम लीग कन्वेंशन के अंदर, मुस्लिम क्यूम के अंदर, इस्लामी पार्टी और जो जमातें थी उनके अंदर, यहया खान की पसंदीदा उनके अंदर बांट दी, बिल्कुल उसी तरह, और 116 कर दी। आज इन्होंने जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशिस्तों को 201 किया, 23 में ला के 224 का ऐवान बनाया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, उस वक्त नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म बनाया। अच्छा, अब हुआ इलेक्शन में नशिस्तें भी बांट दी, सब कुछ कर दिया, हुकूमत भी बना ली जिस तरह आज बनाई। इन्होंने सोचा अब जो 20 नशिस्तें हैं उस वक्त, उन पर हम इंतखाबात कराएंगे। 23 दिसंबर 1971 को लाहौर में जिस तरह आज ज़मीनी इंतखाबात और उस तरह
3 दिसंबर को इंतखाबात करवाने थे। 20 दिन पहले जंग छिड़ गई और राव फरमान अली और यहया खान की सारी सियासी शोबदाबाजियाँ 2 साल की वारदात धरी की धरी रह गई। फिर आप जानते हैं 1971 में क्या हुआ, वो BBC की वीडियोस पड़ी में हथियार डालने से लेकर तमाम मामलात आपके सामने। आज बांग्लादेश की तरक्की भी आपके सामने है। अल्लाह से दुआ करें इन्हें अकल आए, वही वारदात जो पहले कर चुके हैं ना करें, इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस वक्त देखें हालात, इस्लामी दुनिया के एटमी मुल्क के वजीर दिफा को जिसे 1 महीना पहले रेहाना डार ने एक मां ने शिकस्त दी, वो अपना दिफा नहीं कर सका, वो मुल्क का दिफा करेगा। 224 का ऐवान बनाने का मकसद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस को, इन तमाम लोगों को ओहदे तक रखना, आइंदा इंतखाबात में फॉर्म 47 की मौजूदगी में और बड़ी बड़ी मुद्दत मुलाजमत में तोसी को ज़ेर बहस ही ना लाना, ये इन बातों के निसार की वजह से बनाया गया। अब दूसरा वाक़या ज़रा सुने, ये बड़ा अहम वाक़या है और इसमें ये लीडरशिप और इस तरह के रॉन्ग नंबर्स और जो फ़ज़ा है आज 2024 में, बिल्कुल यही फ़ज़ा 1756 बंगाल में सराजुल दौला, उसके दौर में यही हुआ। आज जो सल्तनत इमरानिया और लश्कर इमरान में जो मामला चल रहे हैं, उसके तनाज़र में आपने बहुत कुछ इसमें से आप तारीख से सीख सकते हैं। सराजुल दौला की तारीख विलियम डार की किताब है अनार्की 1, उसमें पढ़ें आप, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में पढ़ें। सराजुल दौला 1752 में बंगाल का हुक्मरान बना, 23 साल इसकी उम्र थी, बड़ा बेहतरीन रहनुमा, जंगजू, समझदार। तजारत की आड़ में अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की असर रसूख बढ़ाया, साजिशें शुरू हुई। कलकत्ता के बाहर एक किला खरीदा फोर्ट विलियम के नाम से, बड़ी बड़ी दीवारें उसकी खड़ी कर दी, मुआहदे तोड़ दिए। बंगाल के जो हुकूमत के अफसरान थे वो रियासत के ख़जाने में 2 नंबरी कर रहे थे, खुरदबुद कर थे, कस्टम ड्यूटी की चोरी कर रहे थे, अंग्रेज़ के मुआहदे की वो जो उस वक्त खिलाफ वर्जियाँ थी उसमें साथ साथ फौजी कुव्वत बढ़ा रहे थे। अब सराजुल दौला के जो मुखालफीन थे, उसकी एक खाला, उसका अपना करीबी मीर जाफ़र और शौकत जंग उसका मामूजाद, इसकी जंग में इसकी एक चची और खाला घसीटी बेगम का बड़ा अहम किरदार है। शौकत जंग जो उसका मामूजाद था उसका भी बड़ा अहम किरदार है। इन्होंने सिर्फ तख्त व ताज के लिए अंग्रेज़ों का सहारा लिया और अंग्रेज़ मुखालिफ था उस वक्त लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइड। सराजुल दौला की बड़ी फ़ौज थी, तोपखाना था और 266 साल पहले फिर जंग प्लासी में जो सराजुल दौला के साथ हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने 180 साल इस खित्ते पर राज किया। रॉबर्ट क्लाइड और मीर जाफ़र, ये 2 शख्स और दोनों का अंजाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें तारीख में एक बड़ा अहम किरदार, एक फ़कीर भी था बहरहाल, वो याद आ गया, शाहदाना, जिसने मुखबरी करके सराजुल दौला को गिरफ्तार करवाया। अच्छा, इतनी अजीम ताकत और फौज रखने के बावजूद जब प्लासी का मैदान सजा 23 जून को, तो सराजुल दौला के साथ 19,000 की फ़ौज थी, 50,000 प्यादे थे, 50 बड़ी तोपें थी, दूसरी तरफ अंग्रेज़ 3500 बने। सिर्फ सराजुल दौला के अंदर उसकी फ़ौज, उसके रिश्तेदार बिक गए थे और ये सिर्फ नवाब बनने की खातिर भूल गए कि मुहिब वतन और गद्दार दोनों ने एक ही मट्टी में जाना है, चाहे बादशाह हो गुलाम हो, दोनों की बारी ख़त्म होने पर शतरंज के बाद उसी डब्बे में लपेट के डालते हैं। हर मोरा अपने आप को अहम तरीन समझता है, जैसे आज समझ रहा है, लेकिन नतीजा वही, दुश्मन ने सबको उसी डब्बे में बंद किया। मीर जाफ़र उस हिस्से का सालार था, नवाब के वफादार साथियों को इसने कत्ल किया। फिर नवाब सराजुल दौला इस जंग में फ़ौज का जो फैसला कुन किरदार अदा कर, तोपखाना था, उन्हें का तोपे चलाओ, उन्हें कहा जी गोला बारूद तो गीला हो चुका है। सराजुल दौला ने लड़ाई का हुक्म दिया तो उसने देखा कि उसकी जो फ़ौज थी इतनी तगड़ी, उन्होंने हथियार रख दिए, उसके साथी जो बगावत करते रहे, गद्दारी करते रहे, और फिर नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ 180 साल हुकूमत यहाँ भुगती। रास्ते से हटाने के बाद सराजुल दौला को मीर जाफ़र बंगाल का जब हुक्मरान बना तो इख्तियारात सारे अंग्रेज़ों ने ले लिए। ये सिर्फ आवाम से टैक्स इकट्ठा करता था और अंग्रेज़ सरकार को देता था, लेकिन कब तक? ख़जाना खाली था, रियासत के हालात आज वाले पाकिस्तान, महंगाई, बेरोज़गारी हद से बढ़ गई। फिर मीर जाफ़र को उठाया, उसका दामाद मीर कासिम लगाया, फिर वो नाकाम, फिर दोबारा मीर जाफ़र को लाए, जैसे शहबाज शरीफ, सेम स्टोरी, बिल्कुल सेम। लेकिन नफरत अवाम की इस लेवल तक पहुँच चुकी थी, जो अंग्रेज़ लाए खुद से मुँह पर गालियाँ देते थे, गंदी मुँह पर मीर जाफ़र को गालियाँ दी जाती थी, इसके बेटे को बेकार नौजवान कुत्ता तक कहा जाता था। अब मीर जाफ़र खुद हफीम के नशे में मुब्तला हुआ, बात बात पे गालियाँ देता था, अवाम के दिलों से दूर हुआ, और फिर हालत ये होगी इस फ़ौज की जो उसने बनाई कि तनख्वाह देने के काबिल नहीं रहे, फ़ौज में बगावत शुरू होगी। और वो फ़ौज जो सराजुल दौला के दौर में एक बेहतरीन फ़ौज, बेहतरीन कपड़े, हथियार, सवारी, घोड़े, वो सराजुल दौला के जाने के बाद अफसरान फटे पुराने कपड़ों में मस्कीन बने हुए थे। प्लासी के 3 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान की सबसे अमीर शहरों की जो शहर था वो गुर्बत के दहाने पर आ गया। और सराजुल दौला के मारने के बाद जो मीर जाफ़र के एक एक हाथ में 6-6 कड़े पहनता था सोने के और मालाएं लटकाता था, मौसीकी सुनता था, वो बिल्कुल एक मलंग बना हुआ उसके हालात के, अवाम चूँकि नफ़रत करती थी। इसका अपना बेटा मीरान मीर जाफ़र नवाब सराजुल दौला के ख़ानदान के 300 अहम लोगों की उन्होंने जाने ली। वो एक छोटी सी किताब रखता था, उसमें नाम लिखता रहता था। तो बड़ी कसम पुरसी की हालत में ये लोग भी मरे सारे। इनका अंजाम अगर आपने देखना है, हिंदुस्तान में नमक हराम डेवड़ी है, वहाँ पर लोग गुजरते हुए थूकते हैं, लाजमी, ये लाजमी है हर आवाम वहाँ के लोगों के लिए। तो दिलो दिमाग और नज़रिए में आज भी देखें, प्लासी का मेमोरियल कंपाउंड में और मोती झील कॉम्प्लेक्स में सराजुल दौला के मुजस्मे और इनके ऊपर थूक,
ये तफसील बताने का मकसद, आज सल्तनत इमरानी में लश्कर इमरानी के भी हालात कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी खैबर से कराची तक दुनिया की बल्कि टॉप 10 जमातों में अवाम ने 8 फरवरी को एक मुआवजा भी किया, बगैर इंतखाबी निशान के जीते, बगैर इलेक्शन पर खर्चे के जीते। जहाँ सूबाई असम्बली 5 करोड़ लगा के आता है, अवाम ने खान के नाम पर हकीकी मानों में खंबों को भी जितवा दिया, जो ऐसा तारीख में कभी हुआ ही नहीं। अब शायद ये दोबारा हो भी ना सके। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा रहनुमा कभी ना आया ना आएगा। खेल अब वही नए सिरे से, वही मार धाड़, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही इल्ज़ामात, वही पार्टी के अंदर गद्दार ढूंढने का मामला, वही एक दूसरे की टांगें खींचने का मामला, वही जत्थे बनाकर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें अपने अपने नवाबी के लिए। तो हर बार अगर बात एक जैसी हो तो फिर नतीजा भी एक जैसा निकलता है। खेल ख़त्म हो, बसात सिमटे, तमाम मोरे डब्बों में बंद। जो मामला जंग प्लासी से शुरू हुआ उसका भी नतीजा फिर यही निकलना है। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों को फ़ायदा होगा, और खुदा न ख्वास्ता मीर जाफ़र जीत गया, सिराजुल दौला हार गया, तो जीत तब भी फिर लॉर्ड क्लाइव की होनी है। मीर जाफ़र का इक़्तिदार तो आर्जी है, IMF से पैसे लेके, टैक्स लेके, अवाम का हशर नशर करके थक जाएंगे, तो ये सारे भी उसी बसात में उन्हीं मोहरों के साथ ही बंद होंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के इदारों का जनाजा निकल जाएगा। अब मीर जाफ़र के जो साथी हैं, ये जो एक दूसरों के साथ आपको पता कर रहे हैं, इन्होंने अपनी सियासी कब्रें खोद ली खुद। इनकी सियासत की आखिरी सांस भी इसी तरह बुझ जाएंगे। जैसे सिराजुल दौला अभी इस वक्त इमरान खान है, वो तो इंशाल्लाह जीत जाएगा, वो बाहर भी आएगा, कामयाब भी होगा। डर सिर्फ इस बात का जब वो जेल से आए तो ये ना हो मुल्क और पार्टी इतनी कमज़ोर हो कि फिर रॉबर्ट क्लाइव के साथ बैठने के अलावा उसके पास समझौता करने कोई और चारा ना हो। अब इस तमाम मश्क में अवाम का बड़ा नुकसान है। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मुझे बात याद आ गई। उसने एक हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि हिंदुस्तान सिर्फ तकसीम नहीं होगा, पाकिस्तान भी होगा, और पाकिस्तान पर काबिज वही लोग होंगे जो आज अंग्रेज़ के गमख्वार नमख्वार हैं, वही मीर जाफ़र फैमिली। और इन उमरा की एक जन्नत होगी। 99% कौम के हालात वही रहेंगे जो आज होंगे। आज जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं वो वाकई अंग्रेज़ के गमख्वार हैं। अमरीकी सफ़ीर शहबाज शरीफ से जो मुलाकातें कर रहे हैं, IMF के जो पैकेज ले रहे हैं, उसकी शराइत पढ़ें। यूक्रेन की जंग और फ़लस्तीन के मामला सामने नज़र आ रहा है, वरना PSL में फ़लस्तीनियों के झंडे से ने क्या मसला हो सकता, ज़रा सोचें। अब ये तमाम पहलू खुलकर सामने आ गए कि खान को जेल में इसी वजह से रखा है कि वह बाहर आके फ़लस्तीन पे बात ना करे। आज जो कौमी असम्बली में गज़ा के नाम पर करारदाद पेश की, जो बज़ाहिर उन्होंने वारदात फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल की करारदाद पास करनी थी, कहते नहीं PTI वाले मुखालफत कर रहे थे, लेकिन की मुनाफ़कत देखें कि इस करारदाद के अंदर सारे वो 7 बिल थे जो कौमी असम्बली के लोगों को खुद नहीं पता कि क्या है। इन्हें पता ही नहीं कि सारे के सारे मामला जो किससे जुड़े हुए हैं, IMF और मुआशी इस्लाहात। उसकी मैं अगर आपको तफसील बताऊं ताकि ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इन्हें समझ आए। इस इजलास में आज़म नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत 120 दिन की तोसी के लिए करारदाद पेश की। इसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस है, मैनेजमेंट बोर्ड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ का ऑर्डिनेंस है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और टेलीकम्युनिकेशन। ये 7 ऑर्डिनेंस पास करवाने की मुद्दत में तोसी की करारदाद। गजा के मुसलमानों के मुजालिम की करारदाद बना के नहीं, ये इनकी बड़ी बारीक वारदात थी। ये क्लिप काट के लोगों को ज़रूर दिखाएं जो इनके सहूलतकारों ने इन्हें पकड़ा दिया कि ये आज आपने पेश करना है, बिना पढ़े से मंजूर करवा दें। तो हकीकत में तो देखें, एक झंडा फ़लस्तीन का ये अपने स्टेडियम में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि पूरी दुनिया के फुटबॉल स्टेडियम में होता है। ये बाकायदा इसराइल की मदद कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, पुश्तपनाही कर रहे हैं, तस्लीम करने के मिशन पे। ये ऐसे खुफिया मुलाकातें भी हैं इनकी। ये डोनाल्ड ब्लूम वगैरह से मुलाकातें, उसी का तसलसल है, उसकी तारीख पढ़े वो कौन है। अब इस वीडियो के आखिरी तीसरे हिस्से में PTI की लीडरशिप के मामला, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं आपके जहन में, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी है पूरी। PTI देखें, इनका बड़ा अहम मामला है, सबसे अहम मामला जो पूरे पाकिस्तान को, खान की रिहाई। बार बार सवाल होता है लीडरशिप की नाअहली है, क्यों अमली इक़दामात नहीं उठा रहे, गद्दार कौन है, हकदार कौन है, सेनेट में कौन आएगा, कौमी असम्बली में कौन आएगा, खान का फैसला क्या है, किसके फैसले पे तनकीद करें, किसके साथ खड़े हों। ये वही हालात है जिससे हम गुजर हैं, जो मैंने अभी आपको सारे बताए। तारीख़ औराक से मैंने इसीलिए आपके सामने दोनों बातें निकाली, क्योंकि ये अब जमहूरी दौर में हम रह नहीं रहे, मार्शल लॉ प्लस है, और यहाँ निशाना बराह रास्त इमरान खान और उसकी सियासी जमात है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये मामला जो है वो सदर, वज़ीर और चेयरमैन सेनेट को ख़त्म होगा, लेकिन ये मामला सेनेट उसका था ही नहीं। ये मामला पंजाब में, वफाक में मखसूस नशिस्तों को छीन के 250 के करीब करने के ऐसे मेंबरान जो इस वक्त भी 250 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के जो असम्बलियों में पहुँच चुके हैं। याद रखें, ये मैंने आपको सिराजुल दौला की पूरी तफसीर इसीलिए बताई। इन लोगों के अंदर ईमान, ज़मीर, खौफ खुदा कोई चीज़ नहीं है, वरना ये हलफ ही नहीं उठाते अल्लाह के नाम के नीचे। PTI में एस्टेब्लिशमेंट के भी भर्ती हुए लोग हैं। पहले भी बुरा वक्त आया, कुछ भाग गए, कुछ ऐसे हैं जो खड़े हैं, कुछ ऐसे भी चाहते हैं खान बाहर ना आए। इसलिए अवाम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की, 4 गुना काम बढ़ गया। अब देखिए, इलेक्शन में जो हमने किया आवाम को समझाने के लिए, दुरुस्त सिमत के लिए, अब ये मामला भी समझाना है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो नशिस्तें दी हैं, इन्हें कहा गया आप बड़ी बड़ी तकारीर ज़रूर करें, हमारे खिलाफ भी बातें करें, लेकिन जब आपको काम दिया जाएगा आपने वो कर देना है।
और इन सब लोगों का कोई ना कोई ऐसा मसला है, कोई ब्लैकमेल हो रहा है, बयानात भी दे रखे हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, क्योंकि करप्शन की फाइलें भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रॉन्ग नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, लेकिन उनके अंदर काबिलियत नहीं है। मैं मसलन एक बंदे की बात, बैरिस्टर गौर की, चेयरमैन बने, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन ये जमात बहुत बड़ी है, तहरीक इंसाफ, इनका कोई तजर्बा नहीं, ये कभी असेंबली में नहीं गए, इनके अंदर कायदाना सलाहियतें नहीं है जो एक बड़ी जमात चलाने के लिए होती है। तहरीक इंसाफ को खान चला सकता था, यहाँ मजबूरन या कोई ना कोई रवायती सियासतदान, शाह महमूद कुरैशी जैसा, जिसके पास क़यादत हो और वो रॉन्ग नंबर ना हो। असेंबली में इनकी जो मौजूदगी है, वो सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन लड़ा, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किसी सूरत में इन्हें जीत कर हुकूमत तो नहीं देनी थी, ये सबको पता था। असल मकसद इनका इस लड़ाई में एक लड़ाई थी जो पूरा हो गया, अवाम इनके साथ खड़ी थी, देखना था। अब अवाम ने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि पार्टी के अंदर अपोजिशन लीडर या बड़े बड़े ओहदों के लिए लड़े। माजी में तो ये यकीन करें इनका बड़ा पैसा लगता था, असेंबली में जब आते थे, असेंबली को तोड़ना या निकलना बड़ा मुश्किल था, 10 करोड़ कम से कम लगता था खर्चा। अब कौमी असेंबली के इलेक्शन में इतना पैसा लगा के महीने बाद आपके असेंबली तोड़ दो, इनकी तो कमर में इसी टूट जानी थी। इसलिए इस दफ़ा तो पैसा भी कोई नहीं लगा और वोट भी खान के नाम पे मिला, कुछ करना भी नहीं पड़ा। इनकी असेंबली में मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में अगर असेंबली से निकल भी जाए सारे, जो कोई मुश्किल काम नहीं, तो इनके पास कोई ऐसा मामला नहीं, एक बड़ा हथियार मौजूद है इस्तीफे की सूरत में, लेकिन वो आखिरी हाल होगा, उससे पहले नहीं। अभी जो पीटीआई की क़यादत है, देखें वकला हैं, बल्कि खान के फैसलों पर भी अब जो लोग कुछ नुक्ताचीनी शुरू कर दी है। हकीकत अगर आप बैठ के गौर से सुने तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, भले का निशान छिना, सुप्रीम कोर्ट के अफसरान को आरो जलिए, खान के मुकदमात में दिफा नहीं करने दिया, फौजी ट्रायल जो शुरू हुए, 90 दिन के इलेक्शन हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आरिफ अलवी की जो मंजूरी के बगैर हुआ, तोशाखाना केस से लेकर साइफर तक देखें, 9 मई के फॉल्स फ्लैग से लेकर पंजाब के 90 दिन के इलेक्शन तक देखें, इनकी असेंबलियाँ तोड़ने, सिंध में लोटे हाउस इकट्ठे करने से लेकर जनरल बाजवा खान के जो विश्वासघात, जो कमर में छुरा मारा, उस वारदात तक, मौलाना शिरानी की जमात से मजलिस वात मुसलमीन तक इत्तेहाद, वो नज़रियाती ग्रुप बल्लेबाज वाला, ये सारी जो आपस की लड़ाइयाँ, सबको देखें तो क़यादत, लीगल टीम और खान को भी कुछ लोग उनको सुरवार बनाने की बात करते हैं। आप दिल पे हाथ रख के सवाल पूछें कि क्या अदालतें, आइन और कानून इंसाफ फराम करने पर तैयार थे? ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, दिलावर जज से लेकर काजी फायज तक, ये लोग इंसाफ देने पर तैयार थे? अगर वकील मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो क्या इन्होंने फैसले बदलने थे? इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी? क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी? इलेक्शन करवाने में क्या इनका कोई ऐसा किरदार नहीं था? अगर आपको इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो फिर मसला आप समझ सकते, वरना मेरे ख्याल में आपको होश से याद रखें, मीर जाफ़र भी मौजूद है, उसका बेटा अमीरान भी मौजूद है, और रॉबर्ट क्लाइड भी मौजूद है, सराजुल दौला की चची और खाला घसीटी बेगम भी है, वो तमाम सराजुल दौला के फ़ौजी भी हैं जो बिकने को तैयार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सराजुल दौला को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसके साथ अवाम है? बिल्कुल है। तो इसलिए आपने अपना दिल नहीं छोटा करना, ये लड़ाई चलती रहेगी। इंशाल्लाह जीता इस दफ़ा के सराजुल दौला की होगी। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले अहम इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दें, बड़ा अहम इंटरव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।